Students, this is the video number 5 of magnetic effect of currents. ठीक है बेटा, इसमें जो हम लोग बायोट सेवर्ट्स के एप्लीकेशन को देखेंगे। हमने पहला एप्लीकेशन देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट वायर, ठीक है ना, उनका कैलकुलेशन हमने किया था। अब यहाँ पर जो है जो बायोट सेवर्ट का एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं, उसमें जो है हमको ये देखना है कि जो पहला अब यहाँ एप्लीकेशन हम देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ। ये भी एप्लीकेशन वाला पार्ट है, लेकिन हम लोग एप्लीकेशन क्या लेंगे, नंबर 2 लेंगे। इसमें क्या करेंगे देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप अगर आपके पास है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उस सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसका हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको सर्कुलर लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हम सर्कुलर लूप के इनर पॉइंट पर, ये सर्कुलर लूप का, ये आपके पास एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट मान लो आई फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। ऐसे जितना डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ बस उतना यहाँ फोकस करना। ये क्लॉकवाइज इसमें करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर सेंटर आपका वो है, इस पॉइंट पर आपने कहा कि ये हमारा कोई पॉइंट है, और इसी पॉइंट पी, यहाँ पॉइंट हमने क्या लिया, ये आपका ओ पॉइंट है, और इसी ओ पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप। आपको पता है ये वायर है, इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। आपको ये बात तो पता है। तो सेंटर पर वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो आपको पता है कि इनर सर्कुलर कॉइल के इनर पॉइंट पर, इनर स्पेस में जो भी पॉइंट होंगे उन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका मैंने बताया था कि स्ट्रेट कंडक्टर में जो आपने थंब रूल लगाया था, थोड़ा सा उसको आप चेंज कर दोगे। कैसे कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसमें अपना आप कर्ल फिंगर उसकी तरफ रोटेट करोगे और थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये थोड़ा सा आपको चेंज करना है कि आपको कर्ल फिंगर कहाँ करना है, अलोंग द करंट करना है, थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और स्ट्रेट कंडक्टर में इसका उल्टा ये था कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही थी उधर की तरफ आपको थंब करना था, और कर्ल फिंगर आपको बता रहा था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज करना इसमें है। इसको मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, वीडियो में आपने देखा भी है। तो आपने क्या किया कि अब ये कौन सी वाइज है, ये क्लॉक वाइज है। तो अब क्लॉकवाइज में अगर आपने अपने कर्ल फिंगर को आप इसकी तरफ रोटेट करोगे तो थंब जो आपका है वो जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना, इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो उसकी डायरेक्शन होगा इनवर्ड। कहाँ होगा, देखो मैंने क्रॉस दिखा है, इनवर्ड होगा। ठीक है ना, अंदर की तरफ जाएगा और फिर बाहर से निकल के फिर एंट्री मारेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आपने डिसाइड कर लिया है अकॉर्डिंग टू थंब रूल। अब आपको इस पॉइंट ओ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोग बायोट सेवर्ट का क्या करेंगे, बायोट सेवर्ट का हम लोग हेल्प लेंगे। क्या करेंगे, आपको पता है कि हम पूरे के पूरे वायर से डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे जिसे बोलते हैं करंट एलिमेंट। ये डीएल एलिमेंट हमने कट किया। ठीक है बेटा जी, और डीएल एलिमेंट से क्या करेंगे, इसके बाद क्या होता है, डीएल एलिमेंट से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। उसकी रेडियस को हम ए मानते हैं। क्या मानेंगे, हम ए मानेंगे। अब लगाएंगे बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ क्या बोलेगा, तो बायो सेवर्ट लॉ में क्या होता है, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है, फार्मूला डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई क्या है, इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। डी एल क्या है, जो छोटा एलिमेंट आपने कट किया हुआ है। थीटा क्या है, थीटा जो है डी एल और ए के बीच का एंगल है। मैं बार बार बोल रहा था आपसे कि डी एल थीटा क्या होता है, थीटा जो है डी एल और आर के बीच का एंगल होता है। यहाँ पर आर का रोल प्ले कर रहा है इस सर्कल की रेडियस ए। ये आपका आर है, ये आपका डीएल है, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो आपने कहा कि डायरेक्ट हम ले सकते हैं हियर
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, आर इज इक्वल टू ए, एंड इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ कॉइल। ठीक है बेटा जी। अगर मैंने जो करंट हमने यहाँ पर क्या लिया है, ये करंट हमने लिया है क्लॉकवाइज, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनी वो इनवर्ड बन गई। अगर यही करंट आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज होता तो अपना कर्ल फिंगर क्या करते, इसके अलॉन्ग रखते और इस पॉइंट सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बनता, बाहर की तरफ बनता हुआ दिखाई पड़ता। तो ये चीज़ आप समझते हो कि मैंने आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम बायो सेवर्ट से हमने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट निकाला कि हमारे पास मेन फार्मूला हमारा यहाँ है। यहाँ पर हमने एंगल चेक कर लिया, एंगल कितना है, आर कितना है, डीएल कितना है, सब हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ड्यू टू सर्कुलर करंट एलिमेंट डीएल, इस छोटे से करंट, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, छोटा सा एलिमेंट लिया इस आई, तो छोटे से एलिमेंट की वजह से वो पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा, डी बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला निकल के आया आपका म्यू नॉट आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। अगर सर्कुलर कॉइल है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसकी रेडियस अगर मान लो आर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल अपॉन ए स्क्वायर करके आप उसको रख लोगे। तो ये तो छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड मिला उसको आपने पॉइंट आउट कर लिया। अब देखिए, हेंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल करंट कैरिंग लूप इज, अब जितना ये पूरा का पूरा लूप इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसके कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो आपने डीएल की वजह से यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट किया है उसी फील्ड को पूरे के पूरे लूप पर इंटीग्रेट कर दोगे 0 to 2 पाई आर। यू कैन इजीली फाइंड आउट द फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द होल लूप। तो यहाँ पर आपने क्या किया, गिवन बाई आपने कहा क्लोज लूप म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर। तो बी को आप जो कहते हो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया। ये क्लोज लूप में पूरा का पूरा डी एल आपका है, तो ये पूरा का पूरा डी एल क्या होगा, 2 पाई ए के बराबर होगा, क्योंकि रेडियस क्या ए है। तो पूरा का पूरा डी एल कितना होगा, इंटीग्रेट करोगे लूप में तो आपका आ जाएगा b इज इक्वल टू 2 पाई ए 4 पाई ए स्क्वायर और 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ए इंटू डी एल। तो आपका क्या बन गया, देखो बेटा जी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए हो गया, और यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो सेंटर पर जो फील्ड निकल के आया वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए आया। ये फार्मूला और डायरेक्शन क्या बनी आपकी, इनवर्ट डायरेक्शन बनी। आप समझ लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 2a बनेगा डायरेक्ट, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, डायरेक्ट इस फार्मूले पर क्वेश्चन आता है, याद रख लेना इस बात को। ठीक है बेटा जी, डायरेक्ट फार्मूला आता म्यू नॉट आई अपॉन 2a पर, डायरेक्शन आप पॉइंट आउट कर लोगे, मैंने आपको बताया है थंब रूल के बारे में। ठीक है बेटा जी। और अच्छा, अगर मान लो कि जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप अगर मान लो कि करंट क्या है, आई फ्लो कर रही है करंट, ये करंट आई फ्लो करे, रेडियस आपकी आई ए है, तो इनवर्ट फील्ड बनेगी तो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a डायरेक्ट लिखोगे आप। ठीक है ना, ये तो डेरिवेशन है और ये आपका बोर्ड में पूछा गया कई बार कैसे निकालेंगे, और सब पता आपको है। बायो सेवर्ट्स की हेल्प से हम मैक्सिमम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी, तो ये आपके पास आ गया कि अगर आपके पास सर्कुलर कॉइल है, उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैलकुलेट कर लोगे। मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, इसके बाद डायरेक्शन को निकालना आप जानते हो अकॉर्डिंग टू थंब रूल। ठीक है बेटा जी, तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, शायद आपको ये समझ गए। इसको पॉज करके आप लोग एक एक लाइन आप लोग पॉइंट आउट कर लेना। ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं, अगर मान लो कि जो आपने कॉइल लिया हुआ है वो कॉइल जो है मान लो उसके पास n नंबर ऑफ टर्न हो, मतलब 1 2 3 4 5, वो कॉइल क्या है, n नंबर ऑफ टर्न से अगर उसमें टर्न हो तो सिंपल फार्मूला क्या होगा, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स आर n, टर्न्स का मतलब जानते हो, जैसे आपने कहा कि मान लो आपके पास सिंपल एक कॉइल है, सेंटर पे क्या बन गई, सेंटर पे क्या बनी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2a बन गई। अगर मान लो 2 है तो 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2a बन गई। अगर 3 है तो 3 इंटू 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2a बन जाएगी। अगर n है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स आर n, देन व्हाट हैपन हियर, देन बी एट सेंटर क्या होगा, म्यू नॉट n आई अपॉन 2a डायरेक्ट आता है,
क्वेश्चन आता है और इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा जी, आप कुछ ग्राफ है उसको देख लेते हैं। अगर मैंने कहा कि बी और एन के बीच में ग्राफ क्या होगा, तो आप देखो नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाते जाओगे तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि बी सेंटर कितना है उसमें एन से एन के प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका इधर नंबर ऑफ टर्न्स, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा क्योंकि बी और एन आपस में प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है बेटा जी, अगर मान लो आपसे मैंने कहा कि यहाँ पर रेडियस ले लिया हमने, अगर व्हाट हैपन, अगर हम सर्कुलर कॉइल की रेडियस को बढ़ाते हैं तो रेडियस को अगर आप बढ़ाओगे तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होने लगेगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि रेडियस बढ़ेगा। तो रेडियस को, क्योंकि आपका जो बी सेंटर है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर अगर आप मान लीजिए आपने एक ये आपका वर्टिकल एक्सिस बी आपको रिप्रेजेंट करता है और ये आपका हॉरिजेंटल अगर ए रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, ये हाइपरबोला बनेगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो बी प्रोपोर्शनल टू 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, 1 ए बनेगा। ठीक है ना, इस तरीके से ग्राफ आपको मिलेगा बी और ए के बीच में। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा जी, कभी कभी पूछता है कि डायरेक्ट कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और 1/a में क्या रिलेशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और 1/a तो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो अगर हमने बी और 1/a के बीच में अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि b और 1/a आपस में प्रोपोर्शनल है तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कभी कभी ग्राफ इस तरीके से भी आपको पूछा गया है। तो आई थिंक इस बात को आप लोग समझ रहे हो कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आपसे पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड और ये जो करंट है इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, ये तो ऑब्वियस है, पहले से पढ़ते आए हो, बायो सेवर्ट्स में देखा आपने कि जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट की वजह से ही बन रही है। तो इसमें भी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपको मैंने पॉइंट आउट किए। और इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट और हैं नोट्स में हैं जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो हम देखो नोट में क्या दिया हमने कि एक जनरल फार्मूला बनाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर हमारे पास सर्कुलर कॉइल कंप्लीट है तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर बनने वाला वो μ0I अपॉन ये 2 रेडियस जो भी होगा a ऐसे बनने वाला है। नो प्रॉब्लम, ठीक है, अगर ये इस तरीके से बन रहा है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने आपसे पूछा कि मान लो कि इसको हमने क्या किया, इसको हमने हाफ कर दिया ऐसे, ठीक है ना, अब इसको हमने अगर हाफ कर दिया तो अब बताइए सेंटर पर अगर मान लीजिए इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है ए से बी तक, तो बताइए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा। तो अगर हाफ कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा, ये तो पता है, क्योंकि जितना पार्ट आपने निकाल दिया उतना पार्ट का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो 1/μ0I/4a हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको और हाफ कर दिया तो 1/2 और हो जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि अगर हमारे पास एक आर्क है, आर्क सिंपल कोई आर्क है, उस आर्क अगर करंट कैरिंग आर्क आपके पास है तो उस आर्क की वजह से उस सेंटर पर क्या फील्ड बनेगा उसको निकाल लेते हैं, और फिर पूरे लूप से भी दिखा सकते हैं इस तरीके जो हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। तो अगर मैंने आपसे कहा मान लो कि ये मान लो आपके पास एक आर्क है, इसमें करंट मान लो आई फ्लो कर रही है, तो ये किसी सर्कल का पार्ट होगा, ये जो आर्क है ना किसी सर्कल का पार्ट होगा, और उस सर्कल का मान लो सेंटर यहाँ पे है, ये यहाँ पे मान लो सेंटर है, ये सेंटर आपका है, ओ पॉइंट पर आपका सेंटर है। तो अगर मैं पूछूं आपसे बताओ कि इस आर्क की वजह से, ये तो मैंने जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है सिर्फ दिखाने के लिए है, मेन आर्क आपका ये है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसे हमें कैलकुलेट करना है। बेटा जो फार्मूला बनने वाला है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फार्मूला है, इसी फार्मूले की हेल्प से आप मैक्सिमम सर्कुलर कॉइल के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप बताइए, अगर इसको देखो, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, छोटा सा आर्क है, ये कितना एंगल बनाया है सेंटर पर, थीटा एंगल बनाया है, ये तो समझ गए। क्या रेडियस दिया गया, आर दिया, ये दिया गया रेडियस दिया गया है। इस आर्क का जो रेडियस है वो
ये आर्क है, सर्कुलर सर्कल बनाएगा ही बनाएगा कंप्लीट, तो उसकी अपनी रेडियस होगी। तो इसको मान लो डिस्टेंस कितना लिया आपने, रेडियस लिया आपने, आर ले लिया। अब बताइए इस आर्क में जो करंट ये आई फ्लो कर रहा है, इस करंट की वजह से ओ पॉइंट पर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। तो कैसे निकालोगे, अपने कर्ल फिंगर को अलोंग द करंट करोगे और थंब आपका जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इनवर्ड क्रॉस दिखा दिया है कि इस पॉइंट पर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है बेटा जी, कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होगा, बी एट सेंटर ड्यू टू द आर्क म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। याद कर लो इसको, ये आपको हेल्प करने वाला है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, और इंटू थीटा कर लो बस। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए ये सबके लिए रहेगा, इंटू थीटा कर लो। अब अगर यहाँ पर एंगल बना हुआ है कितना, 60 बना हुआ है, तो यहाँ 60 रख दोगे इन टर्म ऑफ पाई। अगर यहाँ 90 बना हुआ है तो यहाँ पर पाई/2 रख दोगे, 90 का मतलब पाई/2 होता है ना। अगर यहाँ पर 180 बना हुआ है तो आप यहाँ पर पाई, 180 का मतलब पाई। तो इस प्रकार से थीटा की वैल्यू वहाँ पुट करते जाओगे, है ना। इसके बाद सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। देखो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम कंप्लीट सर्कुलर कॉइल में जो करंट कैरिंग लूप आपका है, कॉइल है, उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट किया हुआ है म्यू नॉट आई अपॉन 2a, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, एग्जाम्पल लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। पूरा का पूरा लूप ले लिया हमने, ये पूरा का पूरा लूप आपका है। इसमें जो करंट फ्लो, सेंटर आपका यहाँ पर है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो कहाँ होगा डायरेक्शन आपकी होगी इनवर्ड होगी। आप बना सकते हो अपना। तो बताओ इस केस में थीटा कितना है, पूरा का पूरा लूप है, तो अगर पूरा का पूरा लूप है तो इस केस में आपका है थीटा 2 पाई, मतलब पूरा का पूरा है ना 360, पाई आपका 180 होता है, तो पूरा का पूरा एंगल कितना बनाया 2 पाई। तो क्या होगा फार्मूला, बी एट सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2 पाई। देखो ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू थीटा होता है, तो आपने 2 से 2 कट गया, देखो फार्मूला आपका वही आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2a आ गया। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू थीटा अगर आपको याद रहेगा तो आप किसी भी आर्क की वजह से, किसी भी सर्कुलर आर्क की वजह से आप सेंटर पर फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, एग्जांपल 2 ले लिया। मान लो फॉर द सेमी सर्कुलर लूप है, कैसा है ये, देखो लूप का करंट कितना आई फ्लो कर रही है, रेडियस कितना लिया आपने, ए ले लिया। सेंटर पे आपने निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है, तो जो फील्ड जाएगा वो इनवर्ड जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो बताइए सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है ये आर्क, 180 डिग्री बना रहा है, मतलब पाई बना रहा है। तो यहाँ पर थीटा क्या आएगा, पाई आएगा। तो बी एट सेंटर क्या बनेगा बेटा जी, बी एट सेंटर में बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू पाई। अरे वही तो फार्मूला है आपका, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू थीटा। ठीक है बेटा जी, तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने कहा कि पाई से पाई कट गया, तो आ गया बी एट सेंटर आ गया कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4a आ गया। ठीक है बेटा जी, देखो इसका हाफ हो गया, आधा पार्ट कटा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a का ये हाफ हो गया, 1/2 हो गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, लेकिन आया इसी फॉर्मूले से। अगर मान लो आपके पास क्या है, आपने उस आर्क को सेमी सर्कल ना करके आपने कर दिया 90 डिग्री का। ये जो आर्क आपने बनाया, ये देखो हमने ऐसे बना लिया, ये आपका आर्क बना होगा, ये आपका आर्क है। तो अगर ये आर्क है, ये इसका सेंटर है और वो पॉइंट है, मान लो कितना रेडियस कितना आपका, मान लो 5 मीटर है। कितना बेटा जी, 5 मीटर मान लो रेडियस आपकी है, ठीक है ना, या ए ले लो डिपेंडिंग ऑन यू। करंट आपकी क्लॉकवाइज, अगर करंट आपकी क्लॉकवाइज है तो आप बताओ, अगर करंट आपकी क्लॉकवाइज है तो ओ पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ओ पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन होगा अपवर्ड। ये एंटी क्लॉकवाइज है, करंट आपका घुमा, आप अपने राइट 4 फिंगर को आप कर्ल फिंगर को आप अलोंग द करंट रोटेट करो, थंब आपका ऊपर जाएगा, तो आपका ये अपवर्ड डायरेक्शन मिलेगा फील्ड का। कितना एंगल बना, 90 डिग्री। तो आप यहाँ कह सकते हो कि सर यहाँ पर अगर आप कहोगे यहाँ पर थीटा कितना आया, थीटा आपका आ गया 90 डिग्री आ गया, है ना बेटा जी। और फिर आपका क्या बन जाएगा, बी एट सेंटर क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 90 का मतलब होता है पाई/2, पाई/2 हो गया, तो पाई से पाई आपने कट कर दिया, तो क्या आ गया, बी एट सेंटर क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 8 इंटू ए।
और यहाँ पर अगर 5 मीटर दिया तो यहाँ पर ए की प्लेस पे हम 5 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। डायरेक्शन क्या होगा इसका, अगर इसको हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 8 इंटू ए। डायरेक्शन को अगर देखा जाए तो ये आएगा आपका, ये आपका आएगा आउटवर्ड। ये तो ऐसे हम इसको वेक्टोरियली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप सभी लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सब रिजल्ट्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम करते वक्त आपको ये हेल्प करेंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ भी पॉइंट आउट किया, इसको देख सकते हो आप लोग। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना बेटा जी। तो ये तो सर्कुलर आर्क के बारे में था, किस प्रकार से हम जो है, ये आपका मेन फार्मूला था, इसको आप लोग याद कर लोगे। तो फार्मूला आपको बार बार रिपीट या लर्न नहीं करना पड़ेगा, डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा। डेरिवेशन में कोई डाउट होगा तो ज़रूर हमसे पूछना, पॉज करके एक एक लाइन देखना, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है बेटा जी, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना बेटा, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। देखो कैसे। अब बेटा देखो, बायोसेवर्ट्स लॉ का जो आपका थर्ड एप्लीकेशन है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अब तक हम लोगों ने क्या किया था कि सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल था, उसके सेंटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन किया था। अब ये जो आपका टॉपिक है इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट्स लॉ। ये भी बायोसेवर्ट्स का ही एप्लीकेशन है। अब ये थर्ड एप्लीकेशन आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप यूजिंग बायोसेवर्ट लॉ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप, करंट कैरिंग लूप, इसको पूरा कर लेना आप लोग, करंट कैरिंग लूप। अब देखो क्या है, बिल्कुल 3D में पिक्चर हमने दिखाया आपको, जो कि आपको समझ में आए। यहाँ पर आप देखो, ये आपके पास क्या है, ये देखो बेटा जी, ये जो आपके पास एक करंट कैरिंग लूप आपका है, ठीक है ना, और ये सेंटर है, और ये आपके पास करंट कैरिंग लूप की ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है ना। इधर भी एक्सिस बनेगा, इस साइड भी बनेगा। अब ये जो आपकी करंट फ्लो कर रही डायरेक्शन मैंने दिखाया है, और इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, डायरेक्शन क्या बनेगा, इसको आप पहले बता सकते हो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उधर की तरफ अगर कर्ल फिंगर करोगे तो थंब आपका राइट साइड जाएगा। मतलब पी पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगा वो राइट साइड जाएगा। कहाँ जाएगा, राइट साइड। मतलब पी पॉइंट पर फील्ड आपका राइट साइड बनने वाला है। ये तो कंफर्म हो गया, डायरेक्शन आपको मिल गया, ठीक है ना। रह गई बात कि हम लोगों को पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है कि अगर ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है कॉइल में तो वो अपने आसपास बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो पी पॉइंट पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा जी। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। आप क्या करते हो, हमारे पास बायोसेवर्ट्स लॉ है, बायोसेवर्ट्स लॉ की हेल्प से हम क्या करते हैं, छोटे से एलिमेंट कट करते हैं, उस एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वो पूरा का पूरा हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इंटीग्रेट करते वक्त हमें ये ध्यान देना होगा कि जो क्वांटिटी है हमारी अगर वेक्टर क्वांटिटी है और हर एलिमेंट, मतलब मान लीजिए आपने कहा कि एक एलिमेंट आपने कट किया, उस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड बना उस फील्ड की डायरेक्शन मान लो कुछ और है। दूसरा एलिमेंट आपने यहाँ कट किया, इस एलिमेंट ने भी क्या होगा, यहाँ पर फील्ड बनाया होगा, उसकी डायरेक्शन कुछ और है। यहाँ पर एलिमेंट आपने मान लो कट किया, उसने भी पी पॉइंट पर फील्ड बनाया, उस डायरेक्शन कुछ और है। तो मैग्नीट्यूड को तो आप सिंपल ऐड कर लोगे, लेकिन जो डायरेक्शन है उसमें प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी एक पॉइंट पर अगर सारे के सारे एलिमेंट एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं तो सीधे हम ऐड कर देते हैं, कोई वेक्टर का रूल नहीं लगाते हैं, है ना। लेकिन अगर जितने भी एलिमेंट उस बॉडी में आप कट कर रहे हो, हर एलिमेंट अपनी अपनी डायरेक्शन अलग अलग बना रहा है, तो आप डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते हो ना, क्योंकि जिस क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो वो क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो उसको हमें वेक्टर के रूल से
ऐड करना पड़ेगा। हाँ, अगर वेक्टर क्वांटिटी है, सबकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, सिंपल हम अलजेब्रा से हम क्या उसको ऐड कर देंगे, जैसे 1+2 करते हैं। लेकिन डायरेक्शन अगर बदल गया तो वेक्टर बदल जाएगा, वेक्टर बदल जाएगा तो आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आने वाली वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अब आपने कहा कि ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर मैकेनिज्म देखना, इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमें बायोट-सेवर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बायोट-सेवर्ट्स क्या कहता है कि पूरे जो आपका ये बॉडी है, इस बॉडी में छोटा सा एक एलिमेंट कट कर लो आप। तो आपने यहाँ एक डीएल एलिमेंट यहाँ पर कट कर लिया, रेड कलर का आपको दिख रहा होगा। अब जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, वो पॉइंट और डीएल जो करंट एलिमेंट है उनको हमें मिलाना पड़ेगा ऐसे। इसी अब ये आपका बन जाएगा आर, ये बन गया आपका आर बन गया। ठीक है बेटा जी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका आर बन गया ये। अब डीएल और पी के बीच का डिस्टेंस आपने आर ले लिया। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रेडियस आपने ए लिया ही हुआ है। और जिस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है वो पॉइंट सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है, और ये जो लाइन है वो मान लो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, ऐसा आपने एज्यूम कर लिया। ठीक है ना। अब बताइए, छोटा सा जो एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट अगर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन को हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बायो-सेवर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या हमारे पास यूजिंग द बायो-सेवर्ट लॉ क्या है भाई, बायो-सेवर्ट लॉ क्या चीज़ है कि dB = μ0 I dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है कि छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड बनेगा उसका फॉर्मूला ये है। और आई क्या है, dl क्या है पता आपको, dl छोटा सा एलिमेंट है। थीटा इट इज़ इम्पॉर्टेंट। थीटा क्या चीज़ है, थीटा जो है dl और इस r के बीच का एंगल है। तो ये dl बना है और ये r है। अब देखो dl ऐसे है और r ऐसे, इनके बीच का एंगल आपका होगा 90 डिग्री। कितना होगा एंगल आपका, 90 डिग्री। अगर इसीलिए मैंने 3D में पिक्चर लिया कि आपको दिखाई पड़े, ये जो एंगल आपका बनेगा ऐसे ही एंगल है ना, आप देख सकते हो इस R में और इस DL में जो एंगल बन, क्योंकि ये R इसी DL पर परपेंडिकुलर है बेटा ना, आप देख सकते हो, तो वो एंगल आपका बनेगा थीटा, वो दिख भी रहा है। तो DL और R के बीच का एंगल आपका थीटा है। तो आपको थीटा बड़ी आसानी से मिल गया डायग्राम को देख करके। ठीक है ना। आर क्या है, डीएल और पी के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल से आप आर को यहाँ से निकाल सकते हो। ये जो आर आपको मिलेगा, ये मिलेगा √ क्या होगा बेटा जी, √ तुम्हारा आगे a² + x²। आप देख रहे हो ये a है और आपका ये x है, ये आपका हाइपो बनेगा। तो r भी आपको मिल गया। आई थिंक मैक्सिमम जो है वेरिएबल्स आपको मिलते गए। तो आपने कहा सर कि ये तो अच्छी बात हुई कि हियर थीटा = 90 डिग्री एंड r = a² + x² रूट में होगा, है ना। तो हमने रख दिया इसको, नो प्रॉब्लम। μ0 I अपॉन 4π I dl अपॉन a² + ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, जो कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बना। इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर छोटे से एलिमेंट ने फील्ड बनाया। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आप कट करोगे, लेकिन जितने भी एलिमेंट कट करोगे हर एलिमेंट पॉइंट पी पर मैग्नीट्यूड तो सेम बनाएगा, बट डायरेक्शन अलग अलग बनाएगा। तो डायरेक्शन अगर अलग बनाएगा तो हर एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना अपना, ये भी इसका कितना है, dB है। छोटा सा काटोगे वो भी dB आएगा, लेकिन सबका अगर डायरेक्शन अलग है, सबको हमें वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्शन को लेके चलना पड़ेगा हमें। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि आप देखो इस छोटे से एलिमेंट में करंट क्या है, करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। अगर, और मैंने बोला है कि इस पॉइंट पर जो फील्ड बनेगा, आप देखो इस पॉइंट पर जो फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा। तो फील्ड अगर आप करंट को रख कर देखोगे, फील्ड क्या होगा, इस लाइन पर हमने बताया आपसे कि फील्ड को बनाते वक्त आप ध्यान रखना कि जो आप आर बनाते हैं उसी पर फील्ड आपका परपेंडिकुलर होगा। तो इस पर आप लाइन ड्रॉ करोगे जो कि इस पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसे, ये होगा आपका dB वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो निकाल चुके हो आप ये, लेकिन डायरेक्शन आपका ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आप रख के देख सकते हो, आप यहाँ पर थंब को रख सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि फील्ड आपका कैसे बनेगा। ठीक है ना। अब बेटा इस डायरेक्शन को निकालते वक्त इस छोटे से एलिमेंट को आप स्ट्रेट वायर मानोगे, है ना, क्योंकि इस पूरे के पूरे आप जानते हो छोटा सा एलिमेंट कट करोगे तो ये बन जाएगा स्ट्रेट वायर। अगर ये बन जाएगा स्ट्रेट वायर तो कैसे नहीं करोगे आप, इस डीएल के अलॉन्ग क्या रखोगे, इस डीएल के अलॉन्ग आप कहोगे सर ये बन जाएगा आपका ऐसे स्ट्रेट वायर बन जाएगा, ये ऐसे, ये बन जाएगा ऐसे स्ट्रेट वायर। तो अगर ये स्ट्रेट वायर बन जाएगा तो इधर आप रखोगे थंब,
और जहाँ कर्ल फिंगर करोगे उधर आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। रख के आप चेक कर सकते हो 3D में। तो ये छोटे से एलिमेंट, क्योंकि जब जब भी छोटा सा एलिमेंट कट करते हो ना आप, तो आप जब कट करने के बाद आप उस छोटे से एक एलिमेंट जो आपका है वो बन जाएगा आपका स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पर आप कहोगे सर कि डायरेक्शन आपकी फील्ड के ऐसे बनेगी, ठीक है ना, छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो ये तो बन गई। अब अगर आप देखो तो आप कहोगे सर इसके, अब जब जानते हो जब वेक्टर की बात आ गई, वेक्टोरियली हम बात करना शुरू कर दिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, जो भी आपके पास वेक्टर उसको एक्स पर वाई पर रिजॉल्व करना पड़ता है। तो आपने कहा कि हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बनेगा, ये आपका बन जाएगा एक्स एक्सिस, ये बन जाएगा आपका वाई एक्सिस। तो अगर ये अल्फ़ा है ना बेटा जी, अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी आपका अल्फ़ा होगा। तो इधर जो इसका कंपोनेंट, इस वाले कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ आएगा वो आएगा डी बी कॉस अल्फ़ा, ठीक है बेटा जी। जो आपका आने वाला है ना, इधर आने वाला आपका कॉस अल्फ़ा, डी बी कॉस अल्फ़ा आ गया। और इधर कितना आएगा बेटा जी, डी बी साइन अल्फ़ा आ गया, ठीक है ना। आई थिंक एक छोटे से एलिमेंट को आपने कट कर लिया, तो छोटे से एलिमेंट की जो फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड बनी वो डी बी, उसके दो कंपोनेंट आए, एक कंपोनेंट तो जाएगा वर्टिकल, एक जाएगा हॉरिजेंटल। ऐसे सारे के सारे एलिमेंट को हम कलेक्ट कर लेंगे और सबको एक्स वाई में रिजॉल्व करके हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इस एलिमेंट के जस्ट अपोजिट, इस एलिमेंट के जस्ट अपोजिट एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ भी होगा। ऐसे जितने भी एलिमेंट यहाँ कट करोगे सब, हर एलिमेंट के अपोजिट एक दूसरा एलिमेंट आपको मिलेगा। तो मान लो इस एलिमेंट की बात किया, इस एलिमेंट के अपोजिट यहाँ दूसरा एलिमेंट हमने कट कर लिया। तो अगर आपने दूसरा एलिमेंट कट कर लिया तो आप देखो तो कैसे बनाओगे। देखो आपने कहा ये हमने बनाया और ये हमने लाइन बनाई इस तरीके से। अब यहाँ पर ये छोटा सा जो एलिमेंट है वो अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो कैसा बनाएगा, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने बनाया हुआ वैसे ये भी बनाएगा ऐसे। अब लेकिन इस साइड बनाएगा ये ऐसे, ये बनेगा आपका dB। तो इस छोटे से एलिमेंट ने इस dB का जो कंपोनेंट इधर आएगा क्या आएगा, वो आएगा d, ये भी अल्फ़ा ही बनेगा क्योंकि ये भी अल्फ़ा ही बनने वाला है। तो ये बन जाएगा dB कॉस अल्फ़ा, बन गया डाउनवर्ड। और इधर क्या होगा बेटा जी, ये बन जाएगा dB साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। अब दूसरा एलिमेंट कट करोगे तब भी आपका ऐसे ही आने वाला है। आप ये देखोगे जितने भी एलिमेंट कट करोगे, पूरा का पूरा जो भी एलिमेंट कट करोगे उस हर एलिमेंट के पास दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल होगा, एक आपका हॉरिजॉन्टल होगा। तो आप ये देखोगे कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, सारे के सारे वर्टिकल कंपोनेंट चारों तरफ से ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ ऐड क्या होंगे आपको, dB साइन अल्फ़ा एक एलिमेंट का, dB साइन अल्फ़ा दूसरे एलिमेंट का, dB साइन अल्फ़ा तीसरे एलिमेंट का। जितने भी एलिमेंट आप कट करोगे वो सारे dB साइन अल्फ़ा सब के सब वो ऐड होते जाएंगे। यानी जो आपको पूरे के पूरे कॉइल की वजह से पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलने वाला है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मिलने वाला है, राइट साइड ही मिलने वाला है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट सब के सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है बेटा जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपको समझाना कि आप इसको कैसे समझ पाओगे। दो एलिमेंट लेके हमने दिखा दिया, सारे कंपोनेंट कटने वाले हैं, सिर्फ वही कंपोनेंट ऐड होगा जो कहाँ पर है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। और किसी एक अब dB साइन अल्फ़ा प्लस dB साइन अल्फ़ा प्लस dB साइन अल्फ़ा हम नहीं करके dB साइन अल्फ़ा को हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरा का पूरा। तो जितने भी एलिमेंट आ जाएंगे dB साइन अल्फ़ा सब के सब dB साइन अल्फ़ा ऐड होते जाएंगे। तो आपने कहा यहाँ पर देखो कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप एट पॉइंट P क्या होगा बेटा जी। देखो इस dB साइन अल्फ़ा को आपने इंटीग्रेट कर दिया, ये जो dB साइन अल्फ़ा है ना, एक एलिमेंट का dB साइन अल्फ़ा अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया क्लोज लूप में तो सारे के सारे एलिमेंट के जो dB साइन अल्फ़ा है सब के सब ऐड होते जाएंगे। इंटीग्रेशन का मतलब सबका सब ऐड कर देता है वो। तो आपने कहा कि बी नेट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई DL अपॉन ए प्लस, अब ये तो जानते हो आप, इंटू ये dB की वैल्यू है जो निकाल चुके पहले आप dB की वैल्यू इंटू साइन अल्फ़ा आपका आ गया, ठीक है बेटा जी। बट फ्रॉम द फिगर साइन अल्फ़ा की वैल्यू, अब देखो अब इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर DL आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर DL यहाँ पर अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा को भी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, रेडियस में और एक्स के फॉर्म में, ठीक है बेटा जी। तो साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, देखो अगर साइन अल्फ़ा की बात करें हम तो कितना होगा, साइन अल्फ़ा क्या होता है, ए अपॉन क्या होगा, √a² प्लस x² है ना आपका। ये आपका परपेंडिकुलर आपका है, ये आपका हाइपोटेनियस है। तो साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने साइन वाले टर्म को निकाल के a अपॉन √a² प्लस x² कर दिया। अब यहाँ देखो बेटा जी, तो बी नेट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साइन अल्फा की वैल्यू आपने रख दिया 3/2 के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर रूट है बेटा ना, है ना। ठीक है बेटा, तो आप थोड़ी मिस्टेक यहाँ हुई, सही कर लो इसको। अब इसको मैं सही कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर 3/2 नहीं होगा, यहाँ पर आएगा 1/2। ठीक है बेटा, यहाँ पर 1/2 आ गया। अब आगे आप चलोगे तो आपको मिलेगा बी नेट इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 DL A अपॉन, देखो अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका हो गया 3/2 हो गया। ठीक है बेटा जी, तो कितना हो जाएगा देखो, अब म्यू नॉट आई 4 A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये सब बाहर कर दिया, आपका आ गया DL इंटीग्रेशन में आपका। तो बी नेट क्या है, DL को इंटीग्रेट करेंगे आएगा 2 आएगा पूरे के पूरे लूप में। ठीक है बेटा जी, जो आपका रिजल्ट आ गया कितना आ गया बेटा जी, यहाँ देखो बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको सभी बच्चे याद रखेंगे। और था कुछ नहीं बेटा जी, सिर्फ आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कहाँ करना था, इस डायग्राम में यहाँ पर इस पॉइंट पर, कि छोटा सा एलिमेंट जो यहाँ पर फील्ड बनाएगा उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, और ये जो एलिमेंट बनाएगा फील्ड उसकी डायरेक्शन ये होगी। ये दोनों जो फील्ड बनी हुई हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए क्या है, जितना भी एलिमेंट कट करेंगे सारा का सारा एलिमेंट इस पॉइंट पी पर अलग अलग डायरेक्शन में अपनी फील्ड बनाएगा। तो हमें उसे एक्स वाई पे रिजॉल्व करके सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी हमने क्या किया, इस एलिमेंट को रिजॉल्व किया एक्स पर वाई पर, इसको एक्स पर वाई पर देखा कि इसका जो वाई कंपोनेंट है ऊपर डी कॉस अल्फा डी बी कॉस अल्फा, ये तो कट जाएगा, सिर्फ क्या ऐड हो रहा है, डी बी साइन अल्फा डी बी साइन अल्फा। ऐसे जितने भी एलिमेंट लोगे इस रिंग पर सबका सब डी बी साइन अल्फा आपका ऐड होगा और वर्टिकल कंपोनेंट सबका कट जाएगा। तो नेट रिजल्ट आपका ये आया है, और इसको आप लोग याद रखना। आई थिंक सारे बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप हमसे पूछना। और अगर मान लो कि जो यहाँ पर लूप हमने लिया है, ये लूप क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स अगर मान लो है, कितना है, n नंबर ऑफ टर्न्स अगर है, एक आपका एक टर्न्स है ना, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ होंगे 1 2 3 करके तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेना आप लोग, इफ़ n नंबर ऑफ टर्न्स, तो क्या होगा बेटा जी देखो, तो बी नेट क्या आ जाएगा, एक्सिस पर म्यू नॉट आई है ना अपॉन 4 ठीक है ना, इस पर 2 n a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये आप याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा काम करता है बेटा जी। आगे चल करके आपको ये जो है कि अब यहाँ से आप सेंटर पर फील्ड निकाल सकते हो, कि मान लो अगर इस पॉइंट को आप कहाँ लेके सेंटर पे आए तो फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2a हो जाएगी। रख कर यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आप x0 कर लो, x0 करके सॉल्व करोगे तो सेंटर की बात करोगे तो बी एट सेंटर क्या आ जाएगा, बी एट सेंटर आपका आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2a आएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हो, जब आप क्या पुट करोगे x इक्वल टू 0, तो रख के देखोगे आपका यही आंसर आएगा जो पहले आप कैलकुलेट कर चुके हो। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि रेडियस को बहुत बड़ा कर देगा, तब क्या होगा, और बहुत छोटा कर देगा रेडियस को। तो अगर आपने a को बहुत बड़ा कर दिया तो आप क्या देखोगे, यहाँ से x एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपने कहा कि सर अगर मान लो हमने a को बहुत बड़ा कर दिया तो x को आप एलिमिनेट करोगे तो बी नेट क्या आ जाएगा, आपका जो बी नेट आएगा, ठीक है बेटा जी, वो म्यू नॉट n आई अपॉन 2a के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि जब a बहुत बड़ा हो जाएगा तो x जो पॉइंट है वो सेंटर पे ही माना जाएगा। इसको अगर बहुत बड़ा कर दोगे ना, इसको बहुत बड़ा कर दोगे अगर आप, तो ये इसको कितने बहुत छोटा अगर है तो कहीं नज़दीक होगा, यहाँ पर सेंटर पे ही माना जाएगा, सेंटर का ही इफेक्ट वहाँ पर मिलेगा। ठीक है बेटा जी। और अगर आपने क्या कहा, अगर मान लीजिए हमने x को बहुत बड़ा कर दिया a से, मतलब डिस्टेंस को बहुत ही दूर कर दिया, तो फील्ड क्या हो जाएगी, फील्ड आपकी हो जाएगी बी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 है ना बेटा जी, और 2 n a स्क्वायर, n मतलब कैपिटल n a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा, है ना बेटा जी। तो ये हो जाएगा a क्यूब। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा।
इसको आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हो। तो आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड जो है आप बहुत दूर जाओगे तब भी फील्ड आपको मिलती जाएगी। ठीक है बेटा जी, ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, ग्राफ, तो ग्राफ आपको पता है कि अगर करंट कैरिंग कॉइल, इसमें करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम होगा, और जैसे ही सेंटर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ये राइट साइड में कम होता जाएगा, लेफ्ट में भी वो क्या है, कम होता जाएगा। तो जो डायग्राम आपका बनेगा, ये आपका सेंट्रल, ये आपका एक्स एक्सिस है, सेंटर आपका वो है, सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम मिला, और सेंटर से आप दूर चलना शुरू किए तो फील्ड आपका कम होना शुरू हुआ, और आप दूर जाओगे तो फील्ड आपको कम होता ही जाएगा, इधर भी फील्ड आपका कम होता जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी करंट कैरिंग लूप की वजह से, अगर आप सॉरी अगर आपके पास क्या एक यूनिफॉर्म चार्ज लूप था ना, उसकी वजह से आपने कहा था ना ऐसे बना था, ये यहाँ पर ऐसे बना था और इस पर आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा था ऐसे ऐसे। जो फील्ड की बात की थी तो फील्ड आपकी कुछ ऐसे बनी थी, इस तरीके से ऊपर से ऐसे बन गई थी, यहाँ से लेके ऐसे बन गई थी। ठीक है बेटा जी, ऐसे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले केस में जो ग्राफ है अलग आता है, और मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में ग्राफ अलग आता है, इसलिए दोनों को मर्ज आप मत करना। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इन केस ऑफ करंट कैरिंग लूप, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा राइट में और लेफ्ट में। ठीक है बेटा जी, तो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। जहाँ पर आपको डाउट होगा बेटा हमसे डिस्कस करना। ठीक है बेटा, थैंक यू।